मैं डॉलुओ दुनिया में आने के बाद केवल 18 वर्ष की आयु में ही टाइटल डॉलुओ बन गया था। लेकिन तभी तांग हाओ ने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने अकादमी नहीं छोड़ी तो मुझे मरना होगा। यह सुनकर मैं हंस पड़ा। लगता है तुमने अभी तक दुनिया की असली मार नहीं खाई है। उस समय अकादमी के बाहर एक सुनसान जंगल में काले चोगे में लिपटा एक व्यक्ति मेरी ओर पीठ करके खड़ा था। उसकी भारी आवाज गूंजी, तुम आ गए। मैंने सीधे कहा, बेकार की बातें छोड़ो, जो कहना है साफ साफ कहो, सबके पास ज्यादा समय नहीं है। मेरी बात सुनकर उसका शरीर हल्का सा कांप गया। फिर तांग हाओ मुड़ा, अपना चोगा उतारा और अपना बिखरा हुआ चेहरा दिखाते हुए बोला, सचमुच नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी को पीछे छोड़ देती है। जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब मैं केवल एक सोल एंसेस्टर था। मैंने शांत स्वर में उत्तर दिया। हाओतियन डॉलुओ की इतनी प्रशंसा पाकर मैं स्वयं को उसके योग्य नहीं मानता। मेरी बात सुनकर तांग हाओ स्पष्ट रूप से चौंक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं उसकी पहचान एक नजर में ही जान लूंगा, लेकिन उसके लिए अब यह बात महत्वपूर्ण नहीं थी। वह मुझे यहाँ इसलिए लाया था ताकि मैं खुद ही पीछे हट जाऊं। उसने बिना घुमाए फिराए कहा, चूंकि तुम मेरी पहचान जानते हो इसलिए मैं भी सीधी बात करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम अकादमी छोड़ दो और श्याओ वू की असली पहचान किसी को भी मत बताना। उसकी यह बात कहते समय उसकी निगाहें मुझ पर टिकी हुई थीं। आज मेरी शक्ति में हुई प्रगति ने उसे अपनी योजना बदलने पर मजबूर कर दिया था। उसने मेरे भीतर असीम क्षमता देख ली थी। अगर मुझे ऐसे ही बढ़ने दिया गया तो भविष्य में उसके लिए स्थिति और भी कठिन हो जाती। जहाँ तक उसके मुझे निशाना बनाने की बात थी, उसका कारण बहुत सरल था। शरेक अकादमी वह स्थान था जिसे उसने तांग सान के प्रशिक्षण के लिए चुना था। यहाँ के निंग रोंगरोंग, ऑस्कर और बाकी लोग भविष्य में तांग सान की मदद करने वाले थे। सबसे महत्वपूर्ण थी श्याओ वू, जो एक लाख वर्ष पुरानी रूप बदलने वाली आत्मा राक्षस थी, जिसकी कीमत का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता था। उसकी योजना में तांग सान सभी का केंद्र होना चाहिए था, लेकिन मेरे आने से सब कुछ बदल गया। मैं शरेक अकादमी का केंद्र बन गया। निंग रोंगरोंग मुझ पर मोहित थी, दाई मुबाई और बाकी सभी मेरा सम्मान करते थे। दूसरी ओर तांग सान धीरे धीरे सबकी नजरों से ओझल हो गया। यहाँ तक कि मौका मिलने पर श्याओ वू भी उसे छोड़कर जा सकती थी। इसी कारण चाहे कुछ भी हो, वह मुझे अकादमी से हटाना चाहता था। उसने पहले शांति से समझाने का फैसला किया था, लेकिन अगर मैं नहीं मानता तो वह मुझे मार डालने में भी संकोच नहीं करता, क्योंकि उसके लिए मेरे जैसा प्रतिभाशाली व्यक्ति तभी सुरक्षित था जब वह मर चुका हो। यह सोचकर मैं मुस्कुराया और बोला, हाओतियन डॉलुओ, आपका रौब तो बहुत बड़ा है, लेकिन अगर मैं मना कर दूं तो? मेरी बात सुनते ही तांग हाओ के हाथ में अचानक पानी की बाल्टी जितना विशाल हथौड़ा प्रकट हो गया। उसने ठंडी आवाज में कहा, नौजवान, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि अपने भले के बारे में सोचो। मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूं। अपने शब्दों पर दोबारा विचार कर लो। अगर तुम समझदारी से पीछे हट जाओ तो मैं तुम पर एक एहसान भी कर सकता हूं। तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरा एक एहसान कितना कीमती है। लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि मैंने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। एक ऐसा इंसान जो अपने ही घर नहीं लौट सकता, वह भी खुद को इतना बड़ा समझता है। मैंने सिर हिलाते हुए दृढ़ स्वर में कहा, चाहे तुम मुझसे यह बात 10,000 बार भी पूछो, मेरा जवाब नहीं बदलेगा। मजाक कर रहे हो क्या? मेरे सारे मिशन शरेक अकादमी से जुड़े हुए हैं। मैं यहाँ से कभी नहीं जाऊंगा। यह सुनते ही तांग हाओ का चेहरा बदल गया। वह गुस्से में हंस पड़ा। अच्छा, बहुत अच्छा। सचमुच नई पीढ़ी बड़ी निडर है। आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि आसमान के ऊपर भी आसमान होता है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। अगले ही पल मेरे पूरे शरीर पर चमकदार बिजली की अनगिनत धाराएं लिपट गईं। जैसे ही मैंने अपनी शक्ति मुक्त की, मेरा शरीर मानो बिजली का सम्राट बन गया और मैं स्वर्ग की समस्त बिजली पर नियंत्रण करने लगा। यह दृश्य देखकर तांग हाओ की आंखें सिकुड़ गईं। तुम्हारी ताकत साधारण टाइटल डॉलुओ से कहीं अधिक है। उसे मानना पड़ा कि मेरी शक्ति से निपटना उसके लिए आसान नहीं होगा। अगले ही क्षण मैं अपनी जगह से गायब हो गया और सीधे उस पर हमला कर दिया। जब मैं दोबारा दिखाई दिया तब तक मैं उसके सामने पहुंच चुका था। मैंने अपना दाहिना मुक्का कसकर उसकी छाती की ओर उल्का की तरह दे मारा। कितनी तेज रफ्तार! तांग हाओ की आंखें फैल गईं। उसने किसी तरह प्रतिक्रिया देते हुए तुरंत अपना विशाल हथौड़ा सामने लाकर वार रोकने की कोशिश की। धड़ाम! पूरा जंगल उस भयंकर टक्कर से गूंज उठा। हथौड़े से एक जबरदस्त ताकत और सुन्न कर देने वाली बिजली उसके शरीर में फैल गई। तांग हाओ लगातार कई कदम पीछे हट गया। बड़ी मुश्किल से उसने उस शक्ति का प्रभाव खत्म किया। उसके मन में गहरा झटका लगा। यह लड़का, यह तो साफ तौर पर 95वें स्तर का टाइटल डॉलुओ है।
इसकी प्रतिभा तो हद से ज्यादा भयानक है। उसे महसूस हुआ कि उसके सामने उसका सबसे कम उम्र का टाइटल डॉलुओ कहलाने का गौरव भी मजाक बन चुका था। ऊपर से उसके पुराने घाव अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं हुए थे और वर्षों की लापरवाही के कारण वह अधिक से अधिक 95वें स्तर की ही शक्ति दिखा सकता था। यह सोचते ही उसके मन में मुझे मार डालने का इरादा और भी मजबूत हो गया। इस लड़के को किसी भी हालत में जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता। उसने मन ही मन फैसला किया कि पहले समय खींचेगा, फिर गुप्त तकनीक का उपयोग करके एक ही बार में मुझे खत्म कर देगा। लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने देखा कि सामने खड़ा मेरा शरीर धीरे धीरे धुंधला होकर गायब हो रहा था। वह मेरा वास्तविक शरीर नहीं बल्कि अत्यधिक गति से बना हुआ एक आफ्टर इमेज था। उसी समय मेरे सिर के ऊपर से आवाज गूंजी, वज्र सरोवर। पानी की बाल्टी जितनी मोटी मोटी बिजली की अनगिनत धाराएं विशाल नागों की तरह तांग हाओ पर टूट पड़ी और उसे चारों ओर से घेर लिया। यह देखकर तांग हाओ ने तुरंत अपनी सबसे शक्तिशाली रक्षात्मक क्षमता का प्रयोग किया, मार्शल सोल अवतार, हाओतियन रक्षा। फिर भी कुछ ही क्षणों में कई 100 मीटर का पूरा इलाका झुलसकर बंजर भूमि में बदल गया। मैंने उसे सांस लेने तक का मौका नहीं दिया। वज्र पशु, आवाज फिर आसमान से गूंजी। तांग हाओ ने ऊपर देखा। मैं बिजली की चमक के बीच हवा में खड़ा था। मेरे चारों ओर 9 विचित्र आत्मावलय घूम रहे थे। अगले ही पल मेरा 8वां आत्मावलय चमक उठा। मेरे चारों ओर 9 विशाल बिजली के गोले प्रकट हुए। यह दृश्य देखकर तांग हाओ ने घबराकर एक लंबी सांस ली। उसे उन बिजली के गोलों से विनाश की ऐसी आभा महसूस हुई जो 95वें स्तर की सीमा से भी कहीं आगे थी। उसने बिना एक पल गवाए हाओतियन संप्रदाय की गुप्त तकनीक का प्रयोग किया। हाओतियन 9 कलाएं। वह बिजली के सरोवर के हमलों से बचते हुए तेजी से इधर उधर घूमने लगा और पलटवार का अवसर तलाशने लगा। उसी समय मेरा आत्मा कौशल भी पूरी तरह सक्रिय हो गया। मेरे चारों ओर घूम रहे 9 बिजली के गोले पल भर में 9 भयंकर वज्र पशुओं में बदल गए। उनमें से हर एक का शरीर विशाल अजगर जैसा था और उसके सिर पर एक डरावना एकल सींग था। उनकी भयावह आभा पूरे क्षेत्र पर छा गई। यह देखकर तांग हाओ ने दांत भींच लिए। उसने अपने घावों को जबरदस्ती दबाया और अपनी शक्ति को चरम सीमा तक पहुंचा दिया। उसी क्षण उसने हाओतियन 9 कलाओं की 4 अलग अलग प्रहार विधियां एक साथ प्रदर्शित की। उस पल उसकी युद्ध शक्ति सीधे 96वें स्तर के टाइटल डॉलुओ से भी ऊपर पहुंच गई। लगातार विस्फोटों की आवाज गूंज उठी। कुछ ही क्षणों में कई वज्र पशु नष्ट हो गए। यह देखकर मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। आखिर हाओतियन संप्रदाय की गुप्त तकनीक वास्तव में अत्यंत शक्तिशाली थी। इसके तुरंत बाद तांग हाओ ने बाकी 4 प्रहार विधियां भी इस्तेमाल कर ली। कुछ ही पलों में सभी वज्र पशु उसके हाथों नष्ट हो गए। इसी अवसर का लाभ उठाकर वह वज्र सरोवर की घेराबंदी से भी बाहर निकल आया। यह सब करने के बाद तांग हाओ की आंखों में उपहास भर गया। उसने मेरी ओर देखकर कहा, देखा नौजवान, मैंने तुम्हें मौका दिया था लेकिन तुम उसका फायदा नहीं उठा सके। अपनी चरम अवस्था में लौटने के बाद उसने अपना हाओतियन हथौड़ा मेरी ओर तान दिया। लेकिन तभी उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। आसमान की अनगिनत बिजली की धाराएं लगातार मेरी ओर इकट्ठी हो रही थीं। उसी क्षण उसकी नजर मेरे चमकते हुए 9वें आत्मावलय पर पड़ी और उसे तुरंत सब समझ में आ गया। तभी मैंने हल्की आवाज में कहा, समाप्त। अगले ही पल पूरे आकाश में फैले काले बादल और बिजली एक ही क्षण में गायब हो गए। मैं फिर से सबके सामने प्रकट हुआ, लेकिन इस बार मेरे शरीर पर एक भयानक आकृति वाला बैंगनी रंग का कवच था। यही मेरा 9वां आत्मा कौशल था, वज्र सम्राट कवच। इस कवच को धारण करते ही मेरी हर क्षमता में कम से कम 50% की वृद्धि हो गई। यह देखकर तांग हाओ का दिल जोर से धड़क उठा। उसे साफ महसूस हुआ कि इस समय मेरी युद्ध शक्ति कम से कम 97वें स्तर के टाइटल डॉलुओ के बराबर पहुंच चुकी थी। उसके मन में पहली बार सच्चा भय पैदा हो गया। एक 92वें स्तर का टाइटल डॉलुओ 97वें स्तर की शक्ति दिखा रहा था। यह बात उसकी समझ से बिल्कुल परे थी। मेरी आंखों में बिजली चमक उठी। अगले ही क्षण मैं आसमान से सीधा उसकी ओर झपटा और पलक झपकते ही उसके सामने पहुंच गया। तांग हाओ को प्रतिक्रिया देने का अवसर भी नहीं मिला और वह सीधा उड़कर दूर जा गिरा। वह केवल हाओतियन रक्षा का प्रयोग कर पाया, लेकिन उसके बाद जो हुआ वह लगातार मेरा एक तरफा हमला था। तांग हाओ मानो रेत की बोरी बन गया था। मैं उसे बार बार हवा में उछालकर लगातार प्रहार करता रहा। एक बार फिर दूर जा गिरने के बाद वह आखिरकार गुस्से से दहाड़ उठा। बस, बहुत हुआ। वह हाओतियन डॉलुओ था। बचपन से लेकर आज तक वही हमेशा अपने विरोधियों को कुचलता आया था, लेकिन आज हालात बिल्कुल उलट चुके थे। मैं वही सब उसके साथ कर रहा था जो कभी वह अपने दुश्मनों के साथ किया करता था, बल्कि उससे भी अधिक बेरहमी से। मैंने ठंडी आवाज में कहा, अभी नहीं।
यह लड़ाई तभी खत्म होगी जब हम दोनों में से कोई एक हमेशा के लिए खड़ा होने की ताकत खो देगा। जब तांग हाओ ने मुझ पर हमला करने का फैसला किया, उसी पल हमारे बीच समझौते की सारी संभावना खत्म हो गई थी। सिर्फ वही नहीं, तांग सान को भी इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। बाप का कर्ज बेटे को चुकाना ही होगा। मेरी बात सुनकर तांग हाओ की आंखों में दृढ़ निश्चय झलक उठा। नादान लड़के, क्या सच में तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता? अब उसके पास केवल एक ही रास्ता बचा था, रिंग विस्फोट झा हुआन। उसी समय फ्रलैंडर का चेहरा अचानक बदल गया। सावधान, अकादमी की ओर एक बेहद शक्तिशाली आभा तेजी से बढ़ रही है। यह सुनते ही सबके दिल बैठ गए। सभी के मन में एक बुरा पूर्वाभास पैदा हो गया। झाओ वूजी और फ्रलैंडर तुरंत सभी छात्रों के सामने आकर खड़े हो गए, जबकि बाकी शिक्षक छात्रों को अपने बीच में लेकर उनकी रक्षा करने लगे। उसी क्षण एक व्यक्ति सबके सामने आकर रुका। प्रधानाचार्य फ्रलैंडर, बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। आने वाले को देखते ही फ्रलैंडर के चेहरे पर आश्चर्य छा गया। हाओतियन डोलुओ। भीड़ में खड़े तांग सान की आंखें भी फैल गईं। पिताजी। यह सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए। तांग सान का पिता एक टाइटल डोलुओ था। तांग हाओ ने जटिल भावों के साथ कहा, श्याओ सान। फिर उसने फ्रलैंडर की ओर देखते हुए कहा, फ्रलैंडर, इन कुछ दिनों तक श्याओ सान का ध्यान रखने के लिए धन्यवाद, लेकिन अब मेरे पास उसे अपने साथ ले जाने की मजबूरी है। फ्रलैंडर ने बिना कुछ कहे एक ओर हटते हुए कहा, जैसी आपकी इच्छा। तांग सान तुरंत उत्साह से दौड़कर तांग हाओ की बाहों में चला गया। तांग हाओ ने कहा, मुझे पता है कि तुम्हारे मन में बहुत से सवाल हैं, लेकिन अभी उन्हें समझाने का समय नहीं है। मेरे साथ चलो, सही समय आने पर मैं तुम्हें सारी सच्चाई बता दूंगा। तांग सान के मन में अनगिनत सवाल थे, लेकिन वह उन्हें दबाकर केवल सिर हिला सका। फिर उसने पूछा, पिताजी, क्या हम श्याओ वू को भी अपने साथ ले जा सकते हैं? तांग सान ने यह बात भले ही सवाल की तरह कही थी, लेकिन उसकी आवाज में साफ विनती झलक रही थी। तांग हाओ ने तुरंत श्याओ वू की ओर देखा। क्या तुम हमारे साथ चलना चाहोगी? श्याओ वू अनायास ही एक कदम पीछे हट गई। तांग सान तो हमेशा कहता था कि उसका पिता एक गरीब और साधारण आदमी है, लेकिन उसके सामने खड़ा व्यक्ति तो एक टाइटल डोलुओ था। क्या उसने पहले से ही मेरी असली पहचान जान ली थी? यह सोचकर उसने अनायास तांग सान की ओर देखा। उसके मन में संदेह, उलझन और अविश्वास एक साथ उमड़ पड़े। तांग हाओ की भौहें सिकुड़ गईं। क्या बात है? तुम जाना नहीं चाहती? उसी क्षण श्याओ वू ने अपने ऊपर एक भयंकर दबाव महसूस किया। उसे ऐसा लगा कि अगर उसने नहीं कहा तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। और सच भी यही था। आखिर उसने मुझसे लड़ाई दो कारणों से की थी। पहला, क्योंकि मैं तांग सान के भविष्य को प्रभावित कर रहा था। दूसरा, क्योंकि श्याओ वू एक लाख वर्ष पुरानी रूप बदलने वाली आत्मा राक्षस थी और वह किसी भी कीमत पर उसे खोना नहीं चाहता था। श्याओ वू ने घबराकर सिर झुका लिया। मैं चलूंगी। अच्छा तो चलो। इतना कहकर तांग हाओ ने एक हाथ से श्याओ वू और दूसरे हाथ से तांग सान को पकड़ा, फिर बिजली जैसी गति से वहां से गायब हो गया। पीछे केवल शरेक अकादमी के सभी लोग स्तब्ध खड़े रह गए। कुछ देर बाद आकाश में बिजली की एक चमक दौड़ी और मेरा शरीर वहां प्रकट हुआ। मुझे देखते ही फ्रलैंडर और बाकी सभी लोग तुरंत सम्मान से झुक गए। इस बार उनके मन में पहले से भी अधिक आदर था, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि मैंने हाओतियन डोलुओ को उसके बेटे के साथ भागने पर मजबूर कर दिया। मैंने केवल एक नजर चारों ओर डाली और तुरंत समझ गया कि तांग सान और श्याओ वू जा चुके हैं। मेरे होठों पर हल्की मुस्कान उभर आई। तांग हाओ, इस जीवन में तुम्हारी सबसे बड़ी गलती मुझसे दुश्मनी करना थी। मेरी यह बात सुनते ही वहां मौजूद हर व्यक्ति के शरीर में सिहरन दौड़ गई।